Hello, I could see one person there in the class, Pankaj. Hello, are you able to listen to me? Yes, sir. Okay. So, can you please introduce yourself, Pankaj? Sir, I am Pankaj Agarwal from Mahu. Okay. In which school are you studying, child? Sir, Excellence. Okay. Okay. So, I am Mukul Golwalkar and I am continuing with mathematics right now here. Okay. And previously, when I took classes, so I covered major portion of integration. Okay. And today I was targeting for integration by parts. So tell me, in your school, integration is over? No, sir. अभी तो हम कोचिंग से सर पढ़ रहे हैं. Okay. तो सर ये कोचिंग में तो चल रहा है अभी. ओके. ओके. तो कोचिंग में बेटा आपको अभी इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है कोचिंग में आपके? सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा दिया है और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है. ओके. ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ा दिया है. अभी लिमिट्स चल रही हैं. अच्छा, लिमिट्स चल रहा है आप लोगों के यहाँ पर? यस सर. यस सर. ओके. ओके. मीन्स आपका स्कूल एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड है? यस सर, एमपी बोर्ड से. ओके. 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 क्योंकि लिमिट्स हम लोगों के यहाँ 11th में था. हम सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए लिमिट्स जो है वो क्लास 11th में रहता है. यस सर. तो और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह आपको है क्या कोर्स में? यस सर, हाँ है. तो सर ने बता दिया क्या पार्शियल फ्रैक्शन? यस सर. स्कूल में यानी कोचिंग क्लास में हो चुका है पार्शियल फ्रैक्शन आपका? यस सर, हाँ हो चुका है. ओके. तो बेटा आपकी कोई डाउट या कोई डिफिकल्टी है क्या इंटीग्रेशन में? सर अभी डिफिकल्टी सर वो पार्शियल फ्रैक्शन में आती है कि हमको जो उसमें जो इक्वेशन इक्वालिटी इक्वेशन बन रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ. उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ जहां पे आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है. उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है सर. प्लीज बताओ कौन सा प्रॉब्लम है आपको. There is one more child in the class. का क्वेश्चन 16 थे. Pardon? क्वेश्चन 16 सर. बेटा आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताना पड़ेगा. ओके. यस सर. 1/x. जस्ट ए मिनट. एक बात बताएं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर, हाँ. ठीक है. हाँ बोलिए. 1/x ब्रैकेट में x की पावर n हाँ +1. ओके. इसका इंटीग्रेशन के लिए डिफिकल्टी है? यस सर. ओके. देखो इसमें एक क्या है, इस टाइप से जो भी कोई क्वेश्चन है एक थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाले. ठीक है. ट्रिकी क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर जो x की जो पावर है, x की पावर यहाँ पर n है. ठीक है. तो हम लोगों को इसके पहले वाला जो एक फैक्टर है उस फैक्टर में भी x की पावर n बनाना पड़ेगी. ठीक है. तो बाहर जो x लिखा हुआ है उसकी पावर को x टू द पावर n बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें?
x to the power n minus 1 से, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन x to the power n minus 1 से, और उसमें इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x to the power n आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया x to the power n minus 1 से, और इतना करने के बाद में क्वेश्चन बन जाएगा x to the power n minus 1 अपॉन x to the power n into x to the power n plus 1, ठीक है। और यहां पर हम लोग जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x to the power n को t, हम मान लेते हैं कि x to the power n जो है उसको हम लोग वेरिएबल t से मान लेते हैं और t से रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएशन, पंकज एक बात बताओ, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो? सर इंग्लिश मीडियम से हूँ। Okay, means there will not be any problem if I continue with English, na? Yes sir. Okay, good. So when we differentiate this term x to the power n, so we get the quantity like n into x to the power n minus 1, and on the right hand side when we differentiate we get the quantity like dt by dx. Okay, so from this term after cross multiplication we get n into x to the power n minus 1 into dx, it will be equal to dt, and then we calculate the value of x to the power n into dx, because this x to the power n into dx it is available in the question, x to the power n minus 1 into dx, that is having the value dt upon n. Okay, and now you see that in place of writing this x to the power n minus 1 into dx, now we are in the position to write down dt upon n. So this question will be equal to integration of dt divided by n whole upon, as per your assumption x to the power n is equal to t, so in place of x to the power n we are writing t into the bracket, here we are writing t plus 1, this is t plus 1, and you know here t is variable and n is constant. So all constants are written outside the integration and outside the differentiation. So this 1 upon n I am writing outside, and I get the quantity like integration of dt upon t into t plus 1. Now you tell me, these are two linear factors. These are two linear factors. So how to break that in the partial fraction? So we write 1 upon t into the bracket t plus 1. This will be equal to a upon t plus b upon t plus 1. You know how to break this in the partial fraction? Yes sir. Okay, so here we write a upon t plus b upon t plus 1, and our target will be to calculate the values of a and b. Should I clean this portion? I require the space on the board now. Should I clean this portion? Have you noted? Okay sir. Okay sir. Please note it down. If you have not yet noted, no problem. Please note and let me know. So when we try to find out the values of a and b, there is one shortcut method. And this shortcut method can be applied only to those situations when denominator is having linear factors. Only in that case you can find out or you can apply this shortcut method. Okay. So what I am doing, how many factors are there in the denominator? There are two factors. So first I am putting one factor equal to 0 and calculating the value of variable. So putting t is equal to 0. Okay. Putting t is equal to 0. So we substitute t equal to 0 everywhere.
numerator is 1 and this denominator t, we will be writing 0 for this. So 1 upon 0 plus 1. So what is the constant which we are getting? 1. So this constant a, which is written above the variable t, this will be having the numerical value equal to 1. Okay. And now if you wish to find out the value of b, how can we get the value of b? By putting this factor equal to 0. So put t plus 1 is equal to 0. What is the value of t? If you are writing t plus 1 equal to 0, what is the value of t? Sir, I can't see board screen. So your camera is off, like. Now, So camera is off here. camera is off. How can it be? Just a minute, I check it out. Now is Are you okay. able to see now? Yes, sir. Okay. I think there was some connectivity issue only because I did not do anything. I was on the other side of the camera only. So now to calculate the value of b, we put this factor equal to 0. Okay. Suppose we write t plus 1 is equal to 0. So this will give you the value of t is equal to minus 1. Okay. So we substitute t is equal to minus 1 everywhere except this factor t plus 1. So now you see that putting t plus 1 equal to 0, we calculated the value of t and we are writing the value of t at all places except this factor. So now this numerical value becomes 1 divided by minus 1. So the value of b will be equal to minus 1. I write a is equal to 1 and b is equal to minus 1. Okay. So 1 upon t into t plus 1. This can be written in the form of value of a is equal to 1. So in place of this a, we are writing 1. So this is equal to 1 upon t plus value of b is minus 1. So here I write minus 1 upon t plus 1. Means when we try to break this factor, this in the form of partial fractions. So two partial fractions we are getting. One is 1 upon t and another one is minus 1 upon t plus 1. So when we integrate this, so integration of 1 upon t into the bracket t plus 1 dt. And of course, before this, we have to write down 1 upon n also, this constant term. This constant term has to be written outside also. So this will be equal to 1 upon n. And now it will be integration of the first term, that is integration of 1 upon t dt. This minus 1 multiplied by plus will be giving you minus integration of 1 upon t plus 1 dt. Okay, and this will be equal to 1 upon n into. How do you integrate 1 upon t? This is the standard formula. You can write the value of integration of 1 upon t as log t minus here integration of 1 upon t plus 1 will be equal to log of t plus 1. Okay, and this will be 1 upon t, 1 upon n, and log m minus log n. You know the formula for the same thing. How can you write log m minus log n? Log n upon m. Yes, you can write that in the form of log t upon t plus 1. Okay, and finally, you know that you are required to add the constant of integration with each and every question of integration. So we write the constant of integration also. And last line, in place of variable t, you are required to go for substitution. Okay, so we have assumed x to the power n is equal to t. Okay, so this answer will be 1 upon n into log of x to the power n divided by x to the power n plus 1 plus a constant of integration. Okay, so this will be the solution for your problem. So now you can change different values to n. If you change value of n to 5, suppose if you write 1 upon x into the bracket x to the power 5 plus 1, then how will you integrate that question? Suppose if this is the question, 1 upon x into the bracket x to the power 5 plus 1.
How will you integrate this one? What to do? Say you can compare this question with this one. In place of n, what number are we given? 5. Okay, so to make this quantity x in the form of x to the power 5, by which quantity you will be multiplying and dividing this expression? x की पावर 5। नहीं, x की पावर 5 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? x की पावर 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है अपने पास में, x की पावर 5, x की पावर 5 चाहिए, तो उसके लिए इस x को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? x टू द पावर 4 से। 4। ठीक है, Yes, जब sir. आप उसको x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तब जाके ये क्वांटिटी जो है डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 5 आ जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर भी x टू द पावर 5 हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर जो दूसरा फैक्टर है उसमें भी x की पावर 5 हो जाएगी, और न्यूमरेटर में हो जाएगा x टू द पावर 4। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको x टू द पावर 4 और यहाँ पर x टू द पावर 5 लिखा। अब इस x टू द पावर 5 को आप t एज्यूम कर लीजिए, या कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जैक्टली इसी तरीके से किया जा सकेगा। यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, आप इसको अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन याद रखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है। कोई दूसरा अगर डिफिकल्टी या डाउट? आपको कोई दूसरा डाउट या डिफिकल्टी अगर नहीं हो तो वी कैन स्टार्ट विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नो सर। No doubt, then you please start with integration by parts. Okay, so this is actually this is used for integration of product of two functions. Okay, it is used for integration. Sir, can you speak in Hindi? Hindi medium student Yes, also yes, here. no problem. I will try. I will try. ओके, एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मैं एग्जैक्टली जो टर्म्स हैं वो टर्म्स में इंग्लिश में यूज करना चाहूंगा। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो आप लोगों को अंग्रेजी की टर्म्स का यूज करना आपके लिए भी बेहतर होगा आने वाले दिनों में, जब आप कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे या कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो इन सब टर्म्स को आपको इंग्लिश में याद रखना जरूरी होगा। ओके, यस सर। आई होप आपका सभी का मीडियम इंग्लिश है, कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं होना चाहिए। सर एक गर्ल वो हिंदी मीडियम की है। अच्छा, ओके ओके। अब मैं कोशिश करता हूँ बेटा, एक्चुअली क्या था कि मैंने यानी आज तक कभी हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाया नहीं था। आई कैन स्पीक इन हिंदी, देयर इज नो प्रॉब्लम, हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म्स है इन टर्म्स को मुझे जो है हिंदी में मुझे पढ़ना पड़ेगा। दैट आई विल बी डूइंग। मुझे पता नहीं था कि आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आज अवेलेबल होंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं अगली बार से जरूर मैं कोशिश करता हूँ कि सभी टर्म्स जो है मैथमेटिक्स में आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आप लोगों के सामने में रखता हूँ। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये एक इंटीग्रेशन का एक तरीका है, और ये तरीका कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? जब हम लोगों के पास में दो या दो से ज्यादा फलन, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट या गुणनफल हो। ठीक है, तो यूज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस। मैं उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके मैं बता देता हूं। ठीक है, अब मुझे बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसको हम लोग अवकलन बोलते हैं या समाकलन बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, शायद मुझे लगता है इंटीग्रेशन को आप समाकलन बोलते हैं। क्या करते हैं आप लोग, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ओके, दैट स्टूडेंट इज नॉट स्पीकिंग। ओके, तो दो या अधिक फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन करने के लिए।
और फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए पहले फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखें, यहां पर मैं रोमन में नंबर 1 और नंबर 2 लिख रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन यानी पहला फलन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन यानी दूसरा फलन। ओके, इनका अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस पूरे प्रोडक्ट का फिर से हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, पर एक बार जब आप फॉर्मूले का यूज बार बार करते रहेंगे तो फॉर्मूला याद करके उसको वापस रिकॉल करने में, मेमोरी रिकॉल करने में, यानी आपको फॉर्मूले को सही तरीके से वापस लिखने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यानी दो फलनों के गुणनफल का अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एग्जांपल के लिए अगर मुझे x into sin x का मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मुझे x मल्टीप्लाइड बाय sin x या x गुणा sin x का इंटीग्रेशन करना हो, तो ये जो गिवन फंक्शन या जो भी कोई फलन मुझे दिया गया है, ये दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है। ओके, x एक बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और sin x इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक त्रिकोणमितीय फलन है। इन दोनों फलनों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, आप इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए कि यहां पर जो दो फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली टर्म में इसके फॉर्मूले के पहले पद में आप जो सेकंड फंक्शन या दूसरा फलन जो आप ले रहे हैं उसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस टर्म में भी आपको यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करना है और यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करना है। यानी इन दोनों में से किसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से पता हो। और उसके अलावा एक आपको इंपॉर्टेंट रूल आपको और याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक रूल, एक नियम का फॉलो करना पड़ेगा, एक नियम का पालन करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है आई लेट रूल। ओके, अब ये आई लेट रूल का एक मतलब होता है, ठीक है, वो मतलब भी मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता हूं। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको आई का मतलब बताया, एल का मतलब बताया, ए का मतलब बताया, बाद में मैं लिख देता हूं टी, टी का मतलब मैं बता देता हूं, इसको साइड में लिख देता हूं। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और फाइनली ये जो ई लिखा हुआ है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मैं ये फॉर्मूला में मिटाने की इच्छा रख रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला में मिटाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि फॉर्मूले का कैसे उपयोग करना है वो मैं सिखाना चाहूंगा आपको। सबसे पहले देखिए इस रूल में आई लेट में सबसे पहला लेटर आता है आई, जिसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जैसे ये साइन इनवर्स एक्स या
cos इनवर्स x या tan इनवर्स x। ओके, ये सब जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, sin इनवर्स x या cos इनवर्स x या tan इनवर्स x। ओके, लॉगरिथमिक आपको पता है, लॉग फंक्शन, तो जैसे यहां पर log x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको लॉग फंक्शन बोलेंगे हम लोग। एल्जेब्रिक का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक इसका मतलब होता है अननोन या अज्ञात राशि x या x का कोई भी फलन x क्यूब या x स्क्वायर या x टू द पावर 4, कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, उसको हम लोग जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में t यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल आपको अच्छी तरह से पता है, 6 अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, इसको लिखा जाता है e, स्मॉल e, छोटा लेटर e और उसके पावर में लिखा जाता है x, तो इसको e टू द पावर x पढ़ते हैं और उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मुझे नहीं पता कि एमपी बोर्ड के क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा था क्या क्लास 11th में एक्सपोनेंशियल फंक्शन? यस सर, बताया था। पता है, ओके ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये एक चीज चेक करना होगी कि दिए हुए क्वेश्चन में से इन सब वेराइटीज में से कौन सा फंक्शन आ रहा है। ये जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ x, ये x किस वैरायटी का फंक्शन है? एल्जेब्रिक। ठीक है। और sin x कौन से वैरायटी का फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आप कंपैरिजन करेंगे कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इन दोनों में से ये जो आइलेट रूल है, इस आइलेट रूल में कौन सा लेटर पहले आ रहा है? एल्जेब्रिक का a पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक का t पहले आ रहा है? ए सर। a पहले आ रहा है। अगर a पहले आ रहा है तो यहां पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आपको फर्स्ट फंक्शन यानी पहला फलन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो x को आप मान रहे हैं पहला फंक्शन और sin x को आप मान रहे हैं दूसरा फंक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं जस्ट एक उदाहरण और या 2 उदाहरण और मैं लिख रहा हूं आपके सामने, और उसके बाद में इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके अलावा 2 क्वेश्चंस मैं अपने मन से और लिख रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर sin इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय x। तो अब आप देखिए कि आपको किस वैरायटी के फंक्शंस दिए हुए हैं। ये जैसे मैंने लिखा sin इनवर्स x, तो आपको तुरंत ख्याल में आ जाना चाहिए कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, और x जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि x जो है वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो वह फिर से आइलेट रूल में पहुंची। आइलेट रूल में ये इसकी कैटेगरी क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल है i और एल्जेब्रिक फंक्शन का सिंबल है a। अब इस सीक्वेंस में या इस सीरियल नंबर में, इस सीरीज में i पहले आ रहा है, तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। इस सीरीज में a बाद में आ रहा है, इसलिए आपको इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, मैं लिखता हूं x इंटू e टू द पावर x, या x बहुत बार ले लिया है तो x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x लिखता हूं मैं। अब आप बताइए x स्क्वायर जो है किस टाइप का फंक्शन है? एल्जेब्रिक। और आखिरी में e टू द पावर x लिखा हुआ, ये किस वैरायटी का फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। अब आपके पास में जो दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, दोनों में से एक है एल्जेब्रिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल, इसमें आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? तो वापस आइलेट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइलेट रूल के मुताबिक a लेटर पहले आता है, इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन को आपको पहला फंक्शन मानना पड़ेगा।
और e सबसे आखिरी में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। ओके, ये चीज समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा आपको? ओके, अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आयलेट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग कैसे किया जाता है, वो भी देखें प्लीज आप। ये इस फंक्शन को भी मैं साइड में लिख देता हूं थोड़ा, तो मेरे लिए वर्किंग स्पेस अच्छा बन जाएगा। पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। ओके, अब एक बात और मैं लिखना चाहूंगा कि आयलेट फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोगों को बार बार करना पड़ेगा, तो एक बार मैं आयलेट फंक्शन फिर से एक बार लिख देता हूं। आयलेट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और ये जो दोनों क्वांटिटीज का जो आंसर है, उस आंसर का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो भी आंसर आता है उसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरह से फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। फॉर्मूला सभी को क्लियर दिख रहा है? ओके, ठीक। अब आप जैसा पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, x और sin x में से x जो है वो एल्जेब्रिक है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है, और आयलेट सीक्वेंस के मुताबिक, वो आयलेट वर्ड भी यहां पर लिख देता हूं, ILATE। तो एल्जेब्रिक पहले आता है इसलिए x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है इसलिए sin x को सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, ओके। अब हम जब पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखें x इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह पे फर्स्ट और साइन एक्स की जगह पे सेकंड फंक्शन। और जब इसका आंसर लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आंसर लिखते वक्त ये फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग x इंटू साइन एक्स के लिए करना है, जहां पर x जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और साइन एक्स सेकंड फंक्शन है। अब आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, न तो उसका इंटीग्रेशन करना है और न इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन की जगह पे क्या लिखा हुआ है? x, इसलिए हम लोग यहाँ पर x को वैसा का वैसा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी जो सेकंड फंक्शन है उस सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड फंक्शन था यहाँ पर sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद में एक और इंटीग्रेशन का चिन्ह, और इस इंटीग्रेशन के चिन्ह के साथ में dx और लिखा हुआ है, तो एक dx भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ओके, तो इंटीग्रेशन के साथ में dx लिखा हुआ है। आई होप आपको बोर्ड के ऊपर वो dx लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? ठीक, अब इंटीग्रेशन के अंदर पहली क्वांटिटी क्या लिखना है? तो d बाय dx यानी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, d बाय dx ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी हम लोगों को x का डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाय dx ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन और सेकंड फंक्शन की जगह पे हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है? sin x, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने sin x, और इस sin x के इंटीग्रेशन के चिन्ह के साथ में dx, और अब इसको पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करें, ब्रैकेट के बाहर आप dx वापस लिख दें। ठीक है, और अब हम लोगों को इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज इक्वल। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू को ऐसा माना जाता है कि उसको कैपिटल I लिख लेते हैं लोग। ठीक है, तो कैपिटल I इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x, तो x वैसा का वैसा ही मल्टीप्लाइड बाय, जब इंटीग्रेशन ऑफ sin x करते हैं तो sin x के इंटीग्रेशन की वैल्यू वो होगी माइनस cos x। ठीक है, sin x के इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी माइनस cos x, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, और अब इस इंटीग्रेशन के भीतर जब हम लोगों को पहली ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो है d बाय dx ऑफ x, यानी वेरिएबल x का, यानी जो फर्स्ट फंक्शन है इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है या डेरिवेटिव निकालना है। तो x का
x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। x को x के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x की वैल्यू लिखेंगे आप तो आ जाएगा माइनस cos x। और ये जो दोनों आंसर्स आए हैं, इन दोनों आंसर्स का आपको एक्चुअली करना है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इस मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो आंसर लिखे हम लोग, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक माइनस साइन ये है, और जब आप इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक cos x भी माइनस साइन के साथ में है, इस माइनस साइन में बाहर वाले माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 में cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा cos x। अब आप देखिए कि पहली बार जब आपके पास में पहली स्टेप में यानी ओरिजिनल क्वेश्चन यानी मूल जो आपके साथ में क्वेश्चन दिया था उसमें इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, लेकिन एक बार आपने आयलेट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो अब आप देखो कि इंटीग्रेशन के चिन्ह के अंदर या इंटीग्रेशन के साइन के अंदर अब सिर्फ एक फंक्शन रह गया, अब दो फंक्शंस नहीं है, अब सिर्फ एक फंक्शन है, ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन, जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद है वो सभी स्टूडेंट्स cos x का इंटीग्रेशन आराम से बोल के बता देंगे। क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन? sin x। sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x की वैल्यू होती है sin x प्लस c। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपके पास में है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप एक बार फिर से पूरे सॉल्यूशन को पढ़िए, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उस टर्म का एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, उस स्टेप का एक्सप्लेनेशन आपके लिए मैं कर देता हूं। और आप लोगों की जो भी कोई डिफिकल्टी या डाउट है तो आप बगैर किसी हिचक के आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों की क्लासेस हम लोग चला ही इसलिए रहे हैं कि आप अपने जो डेली जो क्वेश्चन या डिफिकल्टीज या डाउट्स हैं वो डाउट्स आप मुझसे क्लेरिफाई कर लें, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका बहुत अच्छा परसेंटेज बने। इसके लिए आप लोग भी वीक में 2 दफा, और मैं भी आप लोगों के लिए वीक में 2 दफा समय का इस्तेमाल कर रहा हूं, समय का उपयोग कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का परफॉर्मेंस, आप लोगों का नंबर बहुत अच्छे आए। मेरे ख्याल से अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़े। सेकंड क्वेश्चन का भी अगर सॉल्यूशन निकालना है हमें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू एक्स dx। अब जैसा आपने पढ़ा कि पहला फंक्शन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आयलेट रूल के मुताबिक वो सबसे पहले आते हैं, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और x यानी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। और अब एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, और मैं एक बार फिर फॉर्मूला आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही, उसमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन भी नहीं और डिफरेंशिएशन भी नहीं, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी आप यहां पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो सेकंड फंक्शन है उस सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, इसलिए एक dx यहां पर और लिखना है। ओके, अब आप देखिए यहां पर साइन इनवर्स x को फर्स्ट और x को सेकंड फंक्शन मानने के बाद में अब इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज या जैसा है वैसा ही लिखना है, ना तो इसका इंटीग्रेशन करना है और ना ही इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए यहां पर साइन इनवर्स x को
पहला फलन या पहला फंक्शन मानते हुए साइन इनवर्स एक्स को वैसा का वैसा ही लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय ये इंटीग्रेशन का चिन्ह और इसमें सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन यहां पर है एक्स, तो यहां पर मैंने लिखा एक्स माइनस इंटीग्रेशन का एक फिर साइन और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, इसलिए एक dx और लिखना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इनटू, जब आप x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला डेफिनेटली याद होगा, आपने x टू द पावर n का फॉर्मूला आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके। और यहाँ n की जगह पे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको x टू द पावर 1 लिखता हूं तो n की वैल्यू जो है आप 1 के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 यानी x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, अब d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, आप बताएं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स x को तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो साइन इनवर्स x का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x लिख रहे हैं, इस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x की जगह पे आपको लिखना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये मल्टीप्लिकेशन के साइन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ x, आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर आप लिखें एक्स स्क्वायर बाय 2 और इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन फिर से करें, ठीक है। अब आप देखें कि शुरुआत में भी आपको क्वेश्चन में दो अलग अलग फंक्शंस या दो अलग अलग फलनों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस दिया था, और इस स्टेप में आने के बाद में भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत महसूस होगी, लेकिन अब आप देखें कि इसमें जो दोनों फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शन में एक तो एक्स स्क्वायर बाय 2 ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी दोनों फंक्शंस यहाँ पर जो हम लोगों के पास में अवेलेबल हैं वो दोनों सेम वैरायटी के फंक्शंस, सेम कैटेगरी के फंक्शंस हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के पार्ट्स को आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में दो अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 ये भी बीजी व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसलिए दोनों की कैटेगरी सेम या एक जैसी हो गई, तो अब आप इस जगह पे आके आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये जो डिनोमिनेटर में 2 नजर आ रहा है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे, ओके। और अब मैं न्यूमरेटर में 1 और एक्स स्क्वायर इनका मल्टीप्लिकेशन करके एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। और जब इस टाइप के फंक्शंस हैं, आप देखिए जब आप इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको कोशेंट रूल जैसा प्रोडक्ट रूल था ना, वैसा प्रोडक्ट रूल के जैसा कोशेंट रूल जो है इंटीग्रेशन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। और जब सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे x को हम लोग साइन थीटा या x को कॉस थीटा मान सकते हैं,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x को sin थीटा मान रहा हूं तो आप देखें, पहली बात सब्स्टिट्यूशन मानने के बाद में आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास में dx का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष या विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा, ओके। और यहां पे आने के बाद dx की वैल्यू लिखेंगे हम लोग cos थीटा d। बेटा आप लोगों को वो स्टेप दिखाई दे रही है? स्टेप क्लियर दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? तो dx की जगह पे, इस dx की जगह पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब हम लोग ये सब सब्स्टिट्यूशंस इस जगह पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन की वैल्यू को हम लोगों ने कैपिटल I माना हुआ था, तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन। x की जगह पे हम लोगों ने लिखा था साइन थीटा, तो x स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा के स्क्वायर को हम लोगों को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को सबको पता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इस x स्क्वायर की जगह पे फिर से लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस dx की जगह पे क्या लिखना है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, हम लोगों को लिखना है cos थीटा d थीटा। अब मेरे ख्याल से मुझे ये जो 3 स्टेप्स लिखी हुई हैं, ये 3 स्टेप्स मुझे वापस मिटाना पड़ेंगे। तो आप अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप प्लीज ये तीनों स्टेप्स लिख लीजिए ताकि मैं बोर्ड पे से इनको साफ कर दूं। और प्लीज अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपने क्वेश्चन के 3 स्टेप्स लिख लिए हैं, अदरवाइज मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। ये फॉर्मूला मैंने वापस लिखा है, तो फॉर्मूले को मिटा देता हूं ताकि कुछ जगह यहां पर भी मुझे मिल जाए। इस क्वेश्चन की वैल्यू I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, जब आप अंडर रूट के अंदर ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं या इसको सरल करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आप बता पाएंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट वैल्यू कैन यू राइट इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? सर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिखेंगे हम लोग। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा, तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखा। पहली टर्म में कोई भी तब्दीली नहीं, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, जब आप इसको अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है स्क्वायर रूट का चिन्ह और ये पावर में जो 2 लिखा हुआ है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा डी थीटा। और ये cos थीटा, इस cos थीटा के साथ में आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में जो स्टेप बच रही है वो स्टेप में फिर से लिख देता हूं आपके सामने। साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप लोगों ने एक बात और देखा होगा कि जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए कई बार आपको कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना जरूरी रहता है। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। पर ऐसा लिखने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, उसके पीछे मैं कारण बताता हूं। आपके पास में इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन सिर्फ साइन थीटा का आपके पास फॉर्मूला है। जब आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस cos थीटा प्लस सी। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ फलन है वो साइन थीटा ना होकर साइन स्क्वायर थीटा है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले के जैसा ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 2। अब वो चीज यहां पे लिखेंगे, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 सर क्लास खत्म हो गई क्या? पंकज, रंजन अपने स्कूल की है क्या?